हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। once again I am here on your mobile screen with a new video, and today we will come to know the different type of sentences and different type of tenses and their concepts, right? In the previous video we have discussed a lot about tense and types of tenses and their basic to advanced concepts. Even I have told you in the previous video that a structure and patterns, rules and regulations of the tenses. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, राइट? जो कि मैं पहले ही बोला था प्रीवियस वीडियो में कि मैं टेंस के प्रैक्टिस सेट को सीरीज़ के रूप में अपलोड करूँगा। तो ये सीरीज़ का सेट नंबर 2 है और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट my previous video, I request you to click on the given link of previous video and watch completely, right? And thereafter you watch this video. और previous video का जो link है वो आपको available है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, right? Once again I need your endorsement, your support. So आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि you will get upcoming videos on your mobile screen, right? तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 से, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें टेंस क्या है और टेंस के डेफिनेशन क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उसके 4 टाइप्स कैसे यूज होता है, उसके नाम क्या हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट? नाउ वी विल रिज्यूम द क्वेश्चंस। टेंस प्रैक्टिस सेट 2, राइट? यू कैन सी हियर, ये प्रैक्टिस सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट 1 आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आई ब्लैंक एवरी डे एट 5 o'clock। अब यहाँ पे गॉट अप, गेट अप, गेटिंग अप और डी है नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, आपको पता है इसी तीनों में से एक होना है। तो सबसे पहले हम लोग ए लेते हैं, गॉट अप। अगर मैं गॉट अप यहाँ भरूँ, ठीक है, तो गॉट अप तो पास्ट है, वर्ब 2 है ये, ठीक है, और एवरीडे लगा हुआ है तो पास्ट हैबिट तो यहाँ बताएगा नहीं, एवरीडे तो हमेशा प्रेजेंट हैबिट बताता है, राइट? तो इसलिए ये नहीं होगा। गेटिंग अप अगर हम लोग लेते हैं तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है वर्ब 4, लेकिन ये तो एवरीडे की बात हो रही है, कोई कंटिन्यूअस एक्शन की बात हो नहीं रही है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? गेट अप, राइट? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गेट अप, राइट? तो ये गेट अप जो है, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, की पॉइंट्स दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ ही राइट्स अ लेटर, एक सेंटेंस है ये। ही यहाँ सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ वर्ब 5 है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही, अब चूँकि वर्ब 5 है तो मैंने बोला था जहाँ भी वर्ब 5 दिख जाएगा वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब डज लगेगा। तो यहाँ भी वर्ब 5 है इसलिए डज लगेगा, राइट? डज नॉट क्योंकि नेगेटिव बनाना है, और राइट्स जो है वो राइट बन जाएगा। उसके बाद आ लेटर, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मैं की पॉइंट्स क्या देने वाला हूँ। की पॉइंट्स में ये देने वाला हूँ कि जिस भी सेंटेंस में हम लोग मोस्टली देखते हैं एवरीडे, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एवरीडे है, कभी कभी आपको दिखेगा डेली, ठीक है, कभी कभी आपको दिखेगा ऑलवेज, और कभी कभी आपको दिखेगा नेवर, और कभी कभी आपको दिखेगा ऑफन। तो ये जो वर्ड्स है ना, एवरीडे, डेली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, अगर ये सेंटेंस में दिखेगा ना
तो स्टूडेंट्स आपको समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी ये प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है, यानी हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एवरी डे यहाँ पे क्या होता है, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, 5 बजे मैं हर सुबह उठता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये हैबिट है, तो ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। ये तो बहुत ही फेमस सेंटेंस है, आपको भी पता होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द सन है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यानी सिंगल है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमेशा वर्ब 5। हाँ, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ब 5 यूज़ करते हैं, राइट, हमेशा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ही, सी, इट या एनी नेम के साथ हम लोग वर्ब 5 यूज करते हैं। वर्ब 5 क्या होता है, वर्ब 1 प्लस एस और ईएस होता है, राइट। तो ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है द सन, तो द सन यहाँ पे रोज़ है, ये V2 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। ये V3 हो गया, राइजन, ये भी होगा नहीं, तो ये वर्ब 5 है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जनरल ट्रूथ है। क्या है ये जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ हम किसे कहते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जनरल ट्रूथ क्या होता है। अगर मैं लिखूँ हनी इज़ स्वीट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हनी वॉज स्वीट। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हनी इज़ स्वीट सही होगा या हनी वॉज स्वीट सही होगा, करेक्ट कौन सा होगा। तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि हनी इज़ स्वीट होगा। क्यों, हनी जो है हमेशा स्वीट ही होता है, ठीक है, हनी जो है हमेशा स्वीट होती है। तो वॉज अगर मैं लगा दूं, इसका मतलब है कि हनी जो है पहले स्वीट हुआ करती थी, अब जो है वो स्वीट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जनरल ट्रूथ होता है। सूरज जो है पूरब में उगता है, अगर मैं यहाँ रोज़ लगा देता तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि सूरज जो है पूरब में उगता था, ठीक, अब नहीं उगता, इसलिए ये रोज़ नहीं होगा, राइजन नहीं होगा, बल्कि राइजेज होगा, यानी ये हैबिट बताएगा, ठीक है, और ये जनरल ट्रूथ भी है, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ अर्थ मूव्स राउंड दी सन, ठीक है, ये जो पृथ्वी है ये घूमती है सूरज के चारों ओर, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, क्या ये जनरल ट्रूथ नहीं है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अर्थ मूव्ड, ये पास्ट में मैं लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। ये जनरल ट्रूथ है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, पहले भी घूमती थी, अभी भी घूमती है। अगर मैं पास्ट लिख दूंगा तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि नहीं, सूरज जो है सूरज के चारों ओर जो है पृथ्वी पहले घूमती थी, अब नहीं घूमती। तो ऐसे सेंटेंसेस को पहचानने का एक तरीका है, जनरल ट्रूथ यूज होता है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द नेक्स्ट फ्लाइट। दो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ 11 नंबर क्वेश्चन में और 12 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी एक न्यू कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। द नेक्स्ट फ्लाइट ब्लैंक एट 7 यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है, टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग। क्या कह रहा है कि फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ होने वाला है, ठीक है, कब, कल सुबह 7 बजे। अब सवाल ये है यहाँ पे कि टुक ऑफ यूज़ करें, टेकन ऑफ यूज़ करें, या टेक्स ऑफ यूज़ करें, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम लोग टुक ऑफ लेते हैं, ठीक है। तो टुमारो की बात हो रही है, आने वाला कल की बात हो रही है, और ये तो पास्ट है, वर्ब टू है ये, तो ये तो होगा नहीं। फिक्स टाइम है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी कोई सेंटेंस में फिक्स टाइम होती है ना,
तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, फिक्स शेड्यूल को सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ द मैच स्टार्ट्स एट 10 AM टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टुमारो की बात हो रही है, कल मैच स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब 5 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट है कि जो फिक्स टाइम टेबल होता है ना, फिक्स टाइम टेबल या फिर फिक्स शेड्यूल कह लीजिए आप। ठीक है, उसके साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं हमेशा। राइट, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है। अगर एक सेंटेंस में बोलूँ कि प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कम्स एट 10 AM टुमारो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कम्स यूज़ कर रहे हैं। आने वाले कब हैं, कल आने वाले हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए नेक्स्ट डे आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे, अगर हम नेक्स्ट डे भी लिखेंगे तो कल की बात हो रही है, प्लान है एक, लेकिन ये प्लान में हम लोग फ्यूचर में नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये फिक्स शेड्यूल है, ये फिक्स शेड्यूल है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि इसमें इस सेंटेंस में क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, कहता है रॉकी ब्लैंक टू पटना येस्टरडे। अब यहाँ पे गो है, वेंट है, गॉन है और नन ऑफ दिस है। तो इसमें से क्या होगा, तो सबसे पहले गो लेते हैं। अगर हम लोग गो यहाँ लिखेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, इसका दो कॉन्सेप्ट है। पहला, येस्टरडे लगा हुआ है, इसका मतलब बीता हुआ बात कर रहा है, और गो जो है वो बीता हुआ में यूज़ नहीं होता है, यानी पास्ट में यूज़ नहीं होता है। गो हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। राइट, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि रॉकी जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है वो, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो वर्ब 5 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब 5 ये है नहीं, तो दोनों कॉन्सेप्ट में ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं वेंट, वर्ब 2 है और यहाँ पे येस्टरडे है, तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी यहाँ पे वेंट होगा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं गॉन है, तो गॉन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा हैव, हैज़ और हैड के साथ यूज होता है, तो यहाँ ये तीनों वर्ड है भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, येस्टरडे वर्ड जो है उसके साथ वर्ब 3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस ही यूज होता है। इसका मतलब ये है कि सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, रूल है, वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर इसको नेगेटिव बनाना है, जैसे पहले मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं लिखा ही एट आ मैंगो। ठीक है, सब्जेक्ट और ये ईट का वर्ब टू एट है और ये ऑब्जेक्ट है। इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पे V2 रहेगा, ठीक है, जहाँ पे वर्ब 2 रहेगा उसको, उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट। और मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, डिड लगाने के बाद यहाँ पे एट लगा देते हैं, जबकि एट जो है वर्ब 2 है। अब ये क्या बन जाएगा, वर्ब 1 बनेगा, ईट बनेगा अब ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है स्ट्रक्चर। ये तो था सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब की पॉइंट्स की बात करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे V2 लगना है। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहला येस्टरडे एक वर्ड्स है जो इस सेंटेंस में आपने देखा, येस्टरडे है। दूसरा है लास्ट, ये जो की पॉइंट है लास्ट, यानी लास्ट डे। ठीक है,
लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारे वर्ड अगर आ रहे हैं तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लास्ट चीज़ें जो है वो यूज होती है। लास्ट नाइट भी आ सकता है, ठीक है। और कभी कभी सेंटेंस में अ मिनट अगो, ये जो अगो वर्ड है ना, ये भी आता है सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। अगो जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में आता है, बीता हुआ चीज़ बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिखा ही लेफ्ट, क्योंकि वर्ब टू यूज होगा सिंपल पास्ट टेंस में, लास्ट ईयर। देखिए ही लेफ्ट लास्ट ईयर, क्या लेफ्ट कर दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं हम। ही लेफ्ट स्कूल, स्कूल वह उसने स्कूल छोड़ दिया लास्ट ईयर, तो ये क्या है, वर्ब टू यूज हो रहा है यहाँ पे। और की पॉइंट क्या है, लास्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मोहन ब्लैंक बंक द क्लास लास्ट डे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोहन जो है क्लास को बंक कर दिया है लास्ट डे। अब मैं पिछला ही क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं, यस्टरडे है या लास्ट डे है या लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, तो यहाँ पे लास्ट डे हमारे पास आ गया। अब चूँकि नेगेटिव ऑप्शन दिया हुआ है, डोंट है, डजंट है और डिडंट है, राइट, तो ये तीनों में से क्या लगेगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि हमेशा लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक या लास्ट नाइट आ जाएगा, तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये डोंट तो होगा नहीं, डजंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे डिडंट इसका करेक्ट आंसर है, राइट। इसका डिडंट जो है वो करेक्ट आंसर है नेगेटिव के लिए। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मोहन डिडंट बंक द क्लास लास्ट डे, यानी पिछला दिन जो है मोहन ने क्लास को बंक नहीं किया था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। द ट्रेन ब्लैंक बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है और इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे दो वर्क हो रहा है, एक ट्रेन जो है वो जाएगी, दूसरा मैं जो हूँ वो पहुँचूँगा, ठीक है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, यानी क्या कह रहा है, ट्रेन जो है वो लेफ़्ट हो रही है, यानी वहाँ से निकल जा रही, कहाँ से, स्टेशन से, और तब जा कर के मैं स्टेशन पहुँच रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा टू एक्शन होता है, ठीक है, टू एक्शंस होता है, दो काम होगा। जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए लेफ़्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज हो गया है, ठीक है। तो हैज़ तो होगा नहीं प्रेजेंट की, तो ये हैड लेफ्ट होगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए, हैड लेफ्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है करेक्ट आंसर, क्योंकि अब यहाँ देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन जा चुकी थी, कब, मेरे पहुँचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, यानी स्टेशन में मैं जाता ही रहा लेकिन ट्रेन क्या हुआ, चली गई। तो इसका मतलब जब मैं पहुँचा तो ट्रेन यहाँ थी, यानी वो जा चुकी थी। ये कॉन्सेप्ट है, दो काम हुआ, एक मैं स्टेशन गया, दूसरा ट्रेन वहाँ से निकल गई। तो ऐसे सेंटेंस में टू एक्शंस होते हैं, और ऐसे टू एक्शंस में जो फर्स्ट में एक्शन होगा, ठीक है, जो एक्शन फर्स्ट में होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। तो जो भी एक्शन पहले हुआ, यहाँ दो एक्शन हुआ, ट्रेन जा चुकी थी और मैं स्टेशन पहुँचा, लेकिन मैं तो लेट से पहुँचा,
पहले तो स्टेशन से ट्रेन जा चुकी थी, तो पहला एक्शन जो होगा उसी को हम लोग परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, हैड प्लस B3 में। उसके बाद वाला जो होगा वो सिंपल पास्ट में लिखेंगे, जो वर्ब टू यूज होता है। ठीक है, आई होप ये जो इंटरेस्ट। चलिए एक कॉन्सेप्ट इसका अलग से लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि 2 एक्शन हो रहा है, एक ट्रेन जाने का एक्शन हो रहा है, राइट, हैड लेफ्ट, और दूसरा एक्शन हो रहा है स्टेशन पहुँचने का। जो पहले एक्शन होगा उसको हम लोग हैड प्लस V3 में लिखेंगे, और जो दूसरा एक्शन बाद में होगा उसको V2 में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, यानी वर्ब टू। एक सिंपल पास्ट होगा और ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इसका एक और क्या हो सकता है एग्जाम्पल। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि मोहन हैड डन हिज वर्क। ठीक है, बिफोर सोहन अराइव। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मोहन जो है एक काम कर रहा है, अपना वर्क डन कर रहा है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, सोहन उसके पास पहुंच रहा है। तो मैंने पहले बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो सबसे पहला कौन सा एक्शन हो रहा है, पहला काम कौन सा हो रहा है, तो मोहन जो कर रहा है, राइट, मोहन हैड डन हिज वर्क, यानी मोहन अपना काम कर चुका था। बिफोर सोहन अराइव्ड, यानी सोहन के पहुंचने से पहले, राइट। तो सोहन के पहुंचने से पहले मोहन जो है अपना काम कर चुका था। तो यहाँ देखिए हैड प्लस B3 का यूज हुआ, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आई ब्लैंक 30 नेक्स्ट ईयर। 30 यहाँ पे वर्ष की बात हो रही है, राइट, यानी साल की बात हो रही है कि मैं 30 का हो जाऊंगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, वॉज, हैज़ बीन, हैड बीन और विल बी। इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे पहले वॉज लेते हैं। यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा टेंस का। वॉज अगर हम यहाँ लिखते हैं तो आई वॉज 30 नेक्स्ट ईयर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर 30 का था, तो ये नेक्स्ट तो यूज होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब अपकमिंग चीज़ है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये तो कट गया। हैज़ बीन जो है ये कोई काम जब हो जाता है तब हम यूज़ करते हैं, कंप्लीट वर्क को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो अभी हुआ नहीं, होने की बात हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट की बात हो रही है, अपकमिंग आने वाले दिनों की बात हो रही है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। हैड तो पास्ट है, ये तो और भी नहीं होगा, ठीक है, बच गया विल बी, ये करेक्ट आंसर है। तो आई विल बी 30 नेक्स्ट ईयर, यानी अगला साल जो है, अगले साल जो है मैं 30 का हो जाऊंगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई विल बी 30 नेक्स्ट ईयर जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिए, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है ये। कौन सा टेंस है ये, सिंपल फ्यूचर टेंस। सब इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस वर्ब वन। अगर वर्ब वन नहीं है, अगर नाउन यूज़ करना है तो शैल बी और विल बी, ठीक है, शैल और विल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं लिखूँ आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पे शैल के साथ वर्ब वन यूज़ किया मैंने, और यहाँ चूँकि वर्ब वन नहीं था, 30 था, इसलिए बी को एक वर्ब के रूप में यूज़ किया गया था, ठीक है। मैं कल मुंबई जाऊँगा, ऐसे सेंटेंस में टाइमिंग देखिए, इसका की पॉइंट क्या है। सबसे पहला की पॉइंट क्या है, जो सिंपल पास्ट टेंस का की पॉइंट था ना, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये जो वर्ड्स था, अब फ्यूचर में वही चीज़ क्या हो जाता है, नेक्स्ट हो जाता है, ठीक है।
अब इसमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ये सारे वर्ड आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। और ये सब की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड्स आपको मिल गया तो समझ जाइए ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। ओके, कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये शैल और विल का कॉन्सेप्ट क्या है, शैल और विल, आखिर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पुराना जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, शैल जो है आई और वी के साथ यूज होता है, और बाकी क्या हो जाता है, ये सर्टेनिटी और श्योरिटी दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आई शैल के जगह पे आई विल यूज़ करता, आई विल गो, तो इसका मतलब ये होता कि मैं अवश्य जाऊंगा, यानी अवश्य की बात, नेसेसिटी की बात और ऑब्लिगेटरी रिमार्क देता है। और अगर मैं ही के साथ शैल यूज़ करता, ही शैल गो, तो उसका सेंस भी वही होता कि वह अवश्य जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मॉडर्न ग्रामर में इसका डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, जिस सभी के साथ विल यूज़ किया जा रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल जो ग्रामर है वो क्या कहता है इसका कॉन्सेप्ट, कि आई के साथ सिर्फ शैल यूज होता है और वी के साथ शैल यूज होता है, लेकिन बाकी सबके साथ विल यूज होता है, ठीक है। लेकिन अभी सबके साथ विल आप यूज़ कर सकते हो। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा है ये जो फ्यूचर टेंस है उसको हम लोग गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू, ये वर्ड याद रखिए, गोइंग टू से भी हम यूज़ करते हैं, लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या लिखा, आई शैल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊँगा कल, मैंने लिखा ऐसा, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, मैं मुंबई जाऊँगा कल। इसी सेंटेंस को हम लोग गोइंग टू से लिख सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ठीक है। ये गोइंग टू जो है फ्यूचर रेफरेंस देता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस है ये, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब फोर जहाँ भी यूज होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन इसमें रेफरेंस जो है, टाइमिंग जो है वो क्या कर रहा है, फ्यूचर का कर रहा है। तो ये गोइंग टू बहुत फेमस है। और इसी गोइंग टू हम गोना यूज़ करते हैं, राइट, स्लैंग वर्ड में गोना, गोइंग टू को हम गोना कहते हैं। आई एम गोना मुंबई टुमारो, राइट, ये जो स्लैंग वर्ड है गोना, इसी गोइंग टू को हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर के रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल, इसको एक और सेंटेंस से समझिए। मैं अगर लिखना चाहूँ कि आई विल राइट, ठीक है, मैं लिखूँगा, ऐसा मुझे कहना है, तो मैं गोइंग टू का यूज़ कर सकता हूँ, आई एम गोइंग टू राइट, ठीक है, यानी मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका वही सेंस है, इसका मतलब मैं लिखूँगा, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल विथ मी ऑन दिस वीडियो। नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, सेंटेंस नंबर 18। और 18 सेंटेंस में क्या कहता है, कौन सा टेंस है, इसको हम लोग समझेंगे। एवरी बॉय एंड गर्ल ब्लैंक इन द क्लास टुडे, एक की पॉइंट आ गया, टुडे, टुडे कह रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात होगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे लगेगा क्या, जैसे दो नाउन है, हम लोग जनरली पढ़े हैं कि कोई भी कनेक्टर या कंजक्शन होता है जैसे एंड, और अगर वो दो चीज़ों को जोड़ेगा तो वो प्लूरल बनाता है। तो यहाँ पे बॉय है एक और एक गर्ल है, दोनों मिलकर के प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ड यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट है एवरी का, ठीक है। किसी भी नाउन में अगर एवरी लग जाए या फिर ईच लग जाए, ईच, ठीक है, एवरी ईच, अगर ये दोनों वर्ड लग जाए तो वो वर्ड जो है वो सिंगुलर हो जाता है। अभी यहाँ पे एवरी बॉय है एंड गर्ल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर हो गया, ये कंप्लीट सिंगुलर हो गया, सिंगल हो गया। तो आर प्रेजेंट तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है आर, राइट। हैव तो होगा नहीं क्योंकि ये भी प्लूरल है, ठीक है। अब बच गया इज़, तो इज़ प्रेजेंट यहाँ पे करेक्ट है, राइट। इज़ क्यों लगा,
ये की पॉइंट है, एवरी और ईच। जैसे फॉर एग्जांपल ईच अ स्टूडेंट, अगर मैं ईच स्टूडेंट लिखा तो यहाँ पे ईज लगेगा, यहाँ आर नहीं लग सकता। अगर मैं एवरी बॉय एंड गर्ल लिखूँ, दो लिखूँगा, लेकिन फिर भी चूँकि एवरी इस वर्ड के साथ लगा हुआ है इसलिए ये सिंगुलर है। अगर इज लगाना है तो इज, और कोई वर्ब लगाना है तो गोज लगेगा, राइट। यानी ये कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, वर्ब 5 का कॉन्सेप्ट दे रहा है, सिंगुलर का कॉन्सेप्ट दे रहा है। ये तो है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखिए, ये दोनों वर्ड जो ईच है और एवरी उसको देखिए, कभी कभी ईच ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो ईच ऑफ के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ईच ऑफ देम लिख दीजिए, दे से बना है देम, ये प्लूरल है, लेकिन इसके बाद आपको ईच ही लगाना है, यहाँ पे प्लूरल नहीं लग सकता, आर नहीं लग सकता, देम है फिर भी। उसी तरीके का एक और कॉन्सेप्ट है वन ऑफ देम, है, उसमें भी आपको ईज ही लगाना है, समझ रहे हैं। तो ये ईच और एवरी जहाँ भी लग जाए वो सिंगुलर बना देता है सेंटेंस को, ठीक है, वो प्लूरल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ईज लगेगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि इसमें क्या न्यू कॉन्सेप्ट है और क्या की पॉइंट्स हैं, ठीक है। वंस अगेन आई रिमाइंड यू, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो ये टेंस प्रैक्टिस सेट 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इधर सीता और हर ब्रदर्स ब्लैंक टू बी ब्लैम्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है इधर और का, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है। अगर ऐसे देखा जाए सेंटेंस का स्ट्रक्चर को, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आर, ठीक है। लेकिन आर तो करेक्ट है, यहाँ पे आर जो है वो करेक्ट है, इसका ऑप्शन आर ही लगेगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आर लगेगा। देखिए, कभी भी ईदर और ये जो है, और उसके बाद से नीदर और नॉर, ये जो कॉन्सेप्ट है दो, इसके साथ ये जब सेंटेंस में होगा तो सामने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। जैसे और के बाद जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो वर्ड होगा, नॉर के बाद जो वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग में वर्ब लगेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ईदर और नीदर नॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने वाला जो नॉर के बाद जो वर्ड रहेगा और के बाद जो वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग से सब्जेक्ट का वर्ब लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ सीता था, इस सेंटेंस में सीता है वर्ड, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ जाएंगे भरने के लिए तो हमें तो इज लगाना चाहिए था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, और के बाद जो है हर ब्रदर्स यानी प्लूरल है, तो इसलिए हमें आर लगाना पड़ा। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगी। यहाँ हम लिखेंगे कि नीदर सुरेश नोर हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं, गुड लिखते हैं, ठीक है। नीदर सुरेश, सॉरी यहाँ पे ये ई नहीं होगी, ठीक है। नीदर सुरेश नॉर हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इज लगाना चाहिए हमें या आर लगाना चाहिए, राइट। जो सामने वाला वर्ड होगा हिज फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे वर्ब लगना है, तो यहाँ पे आर लगेगा, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका, ईदर और का, नीदर नॉर का। जब भी ये सेंटेंस पे वर्ड मिल जाए तो समझ जाइए जो सामने वाला है यानी और के बाद और नॉर के बाद जो वर्ड आएगा, चाहे वो सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ड यूज होगा, ठीक है। चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये आपको बताना है। ईदर मोहन और सोहन
यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, टू पटना। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ गो, ठीक है, ये गो हमें यहाँ डालना है। तो बताइए कि गो डालेंगे या गोज़ डालेंगे, सॉरी बताइए, गो डालेंगे या गोज़ डालेंगे। तो मैंने क्या बताया, ईदर और जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ सोहन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब 5 यूज़ करते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे गोज़ होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें भी मुझे लग रहा है सेम कॉन्सेप्ट है। नीदर ही नॉर ही सिस्टर ब्लैंक टू कोलकाता नेक्स्ट वीक, ठीक है। जो हम लोगों ने बात किया फ्यूचर रेफरेंस का, गोइंग टू वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ यही यूज़ हो रहा है। नीदर और नोर का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी जस्ट 20 नंबर से पहले 19 नंबर क्वेश्चन में वी हैव डिस्कस्ड कि नीदर नॉर ईदर और जो का जो कॉन्सेप्ट है, जो पहला सब्जेक्ट होता है उसको नहीं, जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग से हम यहाँ वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सब्जेक्ट हमारा क्या, ही, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, उसके अनुसार से जाएंगे तो हमें इज़ गोइंग लगाना पड़ेगा क्योंकि इज़ सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट में क्या लगाते हैं, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार से हम लोग लगाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर होगा, ठीक है। आर गोइंग यहाँ पे करेक्ट है। वाज गोइंग क्यों नहीं हुआ, चलिए आप लोग बताइए, वाज गोइंग क्यों नहीं हुआ। वाज गोइंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पास्ट को डिनोट कर रहा है और ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट का मतलब फ्यूचर रेफरेंस है। तो फ्यूचर रेफरेंस में हम लोग जान रहे हैं कि गोइंग टू को यूज़ करते हैं। हम लोग जो पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं कि फ्यूचर रेफरेंस में हम लोग गोइंग टू को यूज़ करते हैं, राइट। तो वंस अगेन आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट कि नीदर नॉर और ईदर और जहाँ भी रहेगा तो ये जो बाद वाला जो वर्ड आएगा ना यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग से हम वर्ब यूज करते हैं। अगर प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, राइट। द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस रिसेंटली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और मैंने बताया था आपको कि ये सेट नंबर 2 है और सेट नंबर जो 2 है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर जो 1 है उसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सेट नंबर 1 का, आप उसको क्लिक करके उस कंप्लीट सेट नंबर 1 को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेट नंबर 2 आपने देखा। अब सेट नंबर 3 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सेट नंबर 3 आपको मिलेगा, राइट। और अगर कुछ कमी हो गई हो या फिर कुछ मिस्टेक्स हो गया हो या कुछ और चीज़ें आप कहना चाहते हो तो यू कैन राइट इन द बिलो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल सी योर कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई। टिल देन सी यू सून।